नमस्कार दोस्तों। हमने देखा देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी घमंड को टूटते हुए। घमंड में इसे इसलिए बोलूंगा कि उन्होंने खुले मंच से चैलेंज किया था कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा सकते। केजरीवाल अगर जेल से भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। आपको निश्चित रूप से ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में हमें आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराने के लिए। आप लूडो में भले हमें हरा सकते हैं लेकिन चुनाव में नहीं। और उसी का नतीजा आपने देखा कल 8 तारीख को जो था उसमें रिजल्ट गया उनके विपरीत, क्योंकि घमंड किसी का ज्यादा दिन तक कहाँ चलता है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और क्या ऐसी वजह रही जिस वजह से बीजेपी की जो पार्टी है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं रघु फगेड़िया और मेरे साथ आज रहेंगे मिस्टर अमरिंदर कुमार, जो यहाँ राजनीति के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और की पल पल की खबर उनको रखते हैं वो। तो मिस्टर अमरिंदर कुमार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो स्वागत है अमरिंदर सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपका। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। थैंक यू। जैसे हम पहले बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के हारने की क्या वजह रही थी, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि क्या बीजेपी की वजह थी कि वो सरकार बनाने में सफल रही। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि आपको भी क्या लगता है कि केजरीवाल के बयानों से उनका जो अहम घमंड तो बोले थे अहंकार, वो क्या नजर आ रहा था या फिर आपका कुछ अलग मानना है? जैसे उनका बयान एक प्रचलित हुआ है कि मोदी जी, आप हमें इस जन्म में तो चुनाव में नहीं हरा सकते। केजरीवाल अगर जेल से भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, आपको निश्चित रूप से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें दिल्ली में चुनाव में हराने के लिए। आप सांप सीढ़ी में हमें भले हरा सकते हैं लेकिन चुनाव में नहीं हरा सकते मोदी जी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं कि उनके बयानों से कि उनके बयान अहम झलकता है, क्योंकि आप जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आपको जनता जनार्दन होती है जी। और जनता ही आपको अर्श से फर्श पे ले जाती है। जनता जब अर्श से फर्श पर ले जाती है तो वो क्यों ले जाती है? आपके कार्यों के कारण। और जब आपको एक बार अर्श से फर्श पे जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे जनता ने ऊपर क्यों लाया है। उस जो मार्ग से यदि आप भटक जाते हैं तो वो जनता तनिक भी देर नहीं लगाती है, आपको अर्श से फर्श पे ले आती है। तो इसमें आपका कहना सही है कि उनमें बयानों में झलकता है। ऐसा बयान इसलिए भी कह सकते हैं कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो प्रचंड विजय कहा जाता है, ऐसा आमतौर पर किसी राज्यों में नहीं मिलती है। और इन्होंने ये मान सकते हैं कि पहली बार में ही इनको इतनी प्रचंड विजय दिल्ली की जनता ने दिया, तो एक उनमें थोड़ा अहम की भावना तो आ ही जाती है कि अब यहाँ फिर किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है। नहीं, मेन बात वो था कि वो प्रचंड बहुमत तब मिला जब पूरे देश में उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की एक तूफानी लहर चल रही थी, और उस टाइम में इन्होंने अपनी पार्टी का एक तंबू गाड़े रखा उस तूफानी लहर में। एक आंधी केजरीवाल की भी वहां कह सकते हैं। और 2 बार लगातार सरकार बनाई है अच्छे बहुमत के साथ। उसकी वजह से थोड़ी और कॉन्फिडेंस आ गया था और घमंड आ गया था उनमें। और उसकी वजह से जब लगा कि उस टाइम अगर मोदी की लहर में हमने अपना अस्तित्व बचा लिया तो अभी तो मोदी का इतना अस्तित्व नहीं रहा है। तीसरी बात, अगर वो सेंटर में जरूर आए हैं लेकिन अपना पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है, तो उनकी वजह से लगा कि शायद इस बार मोदी हमें टक्कर नहीं दे पाएगा। जब पिछले 2 बार नहीं दे पाएगा तो इस बार तो क्या ही है, तीसरी कोई पार्टी है नहीं वहां पे। तो इसी वजह से उनके बयानों में झलक रहा इस बार ऐसा भी लगा कि जब वो केंद्र में जब सरकार मोदी सरकार 2 बार बनाई तो उनका प्रचंड विजय था जी। लेकिन जो नाक के नीचे उनकी जो दिल्ली है और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसमें उनकी कोई दाल नहीं गई। तो और इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ, ये केंद्र की दिल्ली सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं आ सकी, 240 सीटों पे सिमट गई। और ये जो अभी सरकार जो चल रही है, ये विपक्षी कहते हैं ये बैसाखी की सरकार है। बैसाखी की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये चल रही है। यदि ये दोनों निकल गए तो फिर ये सरकार का गिरना तय है जी। तो एक ये वजह हो सकती है। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप अमरिंदर जी। अगला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि क्या केजरीवाल अपनी बातों में फंसते नजर आए इस चुनाव में? जैसे उन्होंने राजनीति में आने से पहले वादा किया था जनता से कि मैं न कोई वीआईपी कल्चर लूंगा, न कोई लग्जरी गाड़ी लूंगा, न गाड़ी पे बत्ती लगाऊंगा, न नौकर चाकर लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, न कोई बंगला लूंगा। ठीक है, लेकिन हुआ जस्ट स्टिक के उल्टा।
ठीक है, सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक शानदार गाड़ी ले ली, पूरा ये नौकर चाकर ले लिया, सिक्योरिटी ले ली, अच्छा जो एक वीआईपी कल्चर होना चाहिए उसको पूरा फॉलो किया। और अभी तो बहुत उसका ये बर्तन चल रहा है कि उन्होंने शीश महल नाम से एक अपना आलीशान बंगलो जिसका रिनोवेट किया है, लगभग 45 करोड़ से ऊपर उनको रिनोवेट करने में खर्च किया है। तो हुआ जिसके उल्टा, तो लोगों को अंदाजा लगाया कि ये तो गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। उसकी कथनी और करनी में अंतर नजर आया लोगों को। तो शायद ये एक पटखनी उसकी वजह से भी जनता ने उनको दी होगी। तो आपका क्या विचार है इस मामले में? जैसा कि केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, तो इससे क्यों रखा था? ताकि वो आम आदमी से अपने आप को कनेक्ट कर सके जी, है। तो और वो हमेशा जब कहते थे कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा तो मैं, जैसा आपने अभी कहा, न लग्जरी गाड़ी लूंगा, न बंगले लूंगा, न गाड़ी लूंगा, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं। कहने के लिए एक चुनावी वादे या जुमले जिसे कहा जाता है, जुमले वो हो जाता है। और पब्लिक भी कई बार भोली भाली जो कहते हैं ना, वो उसके बहकावे में आ जाती है। लेकिन आमतौर पे पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि यदि कोई कहता है कि मैं गाड़ी बंगले कुछ नहीं लूंगा, लेकिन क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सीएम एक बाइक पे आपके घर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं जो उनके अनुसार सीएम को रहना पड़ता है, और उनको ऐसा निर्देश भी रहता है कि आपकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, वो उनको करना भी पड़ता है, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। तो ये चीज समझना पड़ेगा। और रही बात, तो उस प्रकार से वो तो वोट लेने के लिए सही है, लेकिन आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, लेकिन इतना एक यदि आप कोई ऐसे वादा करते हैं तो ऐसा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक आम आदमी की जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, शायद केजरीवाल ने भी कोशिश किया था ऐसे दिखाने का कि कई बार वो ऐसी शर्ट, आम आदमी जैसे शर्ट पहन लेते थे, एक 10 रुपया का पेन उनके पास रहता था, और साधारण सी चप्पल पहन के चलते थे, मफलर गले में डाल के मफलर। तो वो अपने आप को आम आदमी कोशिश दिखाने की कोशिश किए थे। वो ठीक था, वो जनता से वो कनेक्ट भी करते थे उस चीज को लेकर। लेकिन जब इसमें उतर बदलाव आता गया, तो पब्लिक तो आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई चीज किसी से आप छुपा नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ना कि रील, पुराने जमाने रील रिवाइंड हो गया, तो अभी तो रील तो चलता ही रहता है, पब्लिक खुद रील बनाती है, तो उसको लोग देख ही लेते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो जनता से आप कनेक्ट ना करें, यदि अपने आप को आम आदमी कहते हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अंतर साफ नजर आया उसकी कथनी और करनी में। बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत है आपसे इस बात से। जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे ब्लेम गेम। ब्लेम गेम किस लिए बोलेंगे? क्योंकि केजरीवाल हर काम में बोलते हैं कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, एलजी ने हमें वो नहीं करने दिया। तो पहले तो ये बताइए क्या रोल रहता है एलजी का उनके काम करने में? क्योंकि एलजी क्या सिर्फ अच्छे काम ही नहीं करने देता या बुरे काम भी नहीं करने देता? अगर अच्छे काम में एलजी ने आपको रोका है तो निश्चित रूप से बुरे काम में भी वो आपको रोकेगा। जबकि आपने शराब घोटाला वहां पे किया, आपने भ्रष्टाचार वहां पे किया, ठीक है, आपकी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जेल भी जाके आए हैं, तब आपने एलजी ने नहीं रोका। उसके बारे में आप एक बार भी नहीं बोलते एलजी ने हमें रोका। तो क्या बताना चाहेंगे आप इसमें, एलजी का क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एक है केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें केंद्र का अपना एक रोल होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, और यहाँ पे सीएम चुना जाता है, उसकी एक मंत्री परिषद होती है। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल इतने भोले हैं कि इनको अपना कार्य प्रणाली नहीं पता है कि सीएम का वहाँ क्या दायित्व है और उसको क्या कार्य करना है। आपको इससे पहले पता होगा कि इससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, और उन्होंने वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने काम किया था। तो तब तो शीला दीक्षित ने कभी ये केंद्र पर आरोप नहीं लगाया कि ये केंद्र हमें ये काम नहीं करने दे रहा, एलजी ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। एलजी, जब आप एलजी की बात करते तो वो एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो हमें काम नहीं। और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी दिल्ली में दिखते हैं जी। तो ये एक ब्लेम ही हुआ। इसलिए ब्लेम क्योंकि हम अपना कार्य छोड़ करके पब्लिक को दिखा सके कि हम
काम करना चाहते हैं, केंद्र हमें नहीं करने देती है। हाँ। हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, केंद्र नहीं करने, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन हकीकत यह है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य का जो एक वाजिब हक होता है वो रोक नहीं सकती है, चाह के भी नहीं रोक सकती। चाह के भी नहीं रोक सकती है। तो मतलब यही था कि एलजी को सिर्फ ये लोगों को बरगलाने के लिए एलजी का बीच में नाम लिया जाता था कि एलजी में ये करने दे रहा, सीधा सा मतलब यही है। ठीक है, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को हल्के में लेना कितना भारी पड़ा, क्योंकि अगर वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद उनके जो दिग्गज नेता है वो अपना चुनाव बचाने में सफल होते, और ये भी कह सकते हैं कि वो सरकार बनाने में बहुमत के साथ सफल हो जाते, क्योंकि जहां जिस अंतर से आम आदमी पार्टी के नेता हारे हैं वही वोट कांग्रेस की नेताओं ने लिए हैं। अगर वो वोट कांग्रेस नहीं लेके आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलते तो वो जीतने में सफल होते, और शायद 36 के ऊपर कुछ उनकी सीट आ जाती जो बहुमत के लिए काफी है। तो कांग्रेस को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ा है, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि अपने आप में वही यहाँ पे भी फिर एक घमंड की बात आ जाती है कि नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम तो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वही भारी पड़ा अंत में, और कांग्रेस इससे बहुत खुश है। देखिए ऐसा है कि उनको जितने वोटों का प्रतिशत जो पिछले 2 चुनाव में मिला था वो अप्रत्याशित था जी, यानी कि 50% से ज्यादा वोट शेयर उनको मिले थे। बिल्कुल। और देखा जाए कि कांग्रेस को कितने मिले थे, तो कांग्रेस को 4% के लगभग मिले थे, जो काफी कम है। तो उन्हें लग रहा था कि यदि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस भी एक अपना सम्मानजनक सीटें मांगे कि हमें कम से कम इतनी सीटें दे दो ताकि हम इतने सीटें पर लड़ सके। उसमें नाम ये हो जाएगा कि मिली जुली सरकार है दिल्ली में। हाँ, ऐसे में तो नहीं बोलेगा फिर कि अकेले आपकी सरकार है, ये बोलेगा कांग्रेस और आपकी मिली जुली सरकार है। तो वो चाहते नहीं थे केजरीवाल, क्योंकि वो तो एक सर्वशक्तिमान अपने आप को मानते हैं, पार्टी में सर्वोच्च पद पे अपने आप को रखना चाहते हैं, किसी दूसरे नेता को बगल में आने नहीं देते। तो उन्होंने सिरे से ये खारिज कर दिया कि हम तो दिल्ली में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं गठबंधन, तो फिर हम अकेले ही चुनाव में जाएंगे। अब उन्हें पता था कि बीजेपी हमें फाइट दे सकती है, तो बीजेपी कितना ही ले आएगी। हालांकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी अच्छी फाइट दी, लेकिन क्या है कि उनकी सीटें जो वोट हैं वो सीटें में कन्वर्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आप यदि 100 वोट से इलेक्शन हारते हो या 1 लाख से वो हारते हो, वो हार तो हार ही कहलाती है। कांग्रेस यहाँ पे 0 सीट लाने के बाद भी खुश है, खुश इसलिए कि एक तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, बिल्कुल ठीक है, 6 से 8 2% उनका वोट परसेंटेज बढ़ा। एक उनके जो वो चाहती थी कांग्रेस और बीजेपी दोनों कि हम आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को सत्ता से हटाएं, ठीक है, उसमें भी वो खुश कामयाब रही। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो इंडियन अलाउंस है कांग्रेस के साथ वाला, उसके भी कई लोग नेता बहुत खुश हुए कि केजरीवाल को तो रास्ते से हमने हटा दिया, क्योंकि जब वो अपनी सीट थी विधानसभा में नहीं बचा पाए तो वो अब दावा नहीं कर सकते कि मुझे बनाओ इसका मुखिया, तो वो तो उसको हट गया। ठीक है, कांग्रेस इसमें भी सफल रही, तो दूसरे नेता भी खुश हो रहे, उन्होंने भी जैसे भी रिजल्ट आया बयान देना चालू कर दिए। आगे हम ये बात कर रहे हैं कि केजरीवाल और उनके साथियों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप इस बार लगे थे, उनका वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से उनका जवाब दे नहीं पाए कि वो इसमें सही है कि गलत है। वो जनता पे छोड़ दिया और उनको ही बरगला दिया कि अगर आप मुझे दोबारा से जेल में देखना चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दे देना। लोगों ने ज्यादा सीरियस ले लिया इस बात को और बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी जीत गई। ठीक है, दूसरा ये भी जो घोषणा पत्र उन्होंने लॉन्च किया उसमें उन्होंने ऐसे वादे कर दिए कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम ऐसे कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे, ये फ्री दे देंगे। तो लोगों ने सोचा ना, जब आपको देना ही होता तो आपकी जो 2 टर्म आपको हमने दिया उसमें आपने क्यों नहीं दिया। तो उनको लगा ये भी इस बार सिर्फ बरगला रहा है, सिर्फ ये चुनावी जुमला फेंक रहा है हमारे लिए। तो ये भी उनकी एक बैकफुट पे सरकार को रखने का एक वो तरीका था। ठीक है, तो क्या ये फड़ी की रेवड़ी ज्यादा लुभावनी इस बार लगी नहीं जनता को, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे गई और हार का सामना करना पड़ा उनको? देखिए, फ्री की रेवड़ी एक अलग चीज है और भ्रष्टाचार दोनों अलग चीज है जी। और देखिए, फ्री की जो रेवड़ी है तो हमेशा कुछ ना कुछ लोग को अट्रैक्ट करती ही है। बहुत से लोग तो समाज में सभी प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं उनके लिए बहुत फायदे का सौदा है। ये थे कुछ आम आदमी पार्टी के हार के कारण। अगर इनके अलावा आपको कुछ लगते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि बीजेपी ने जो ये सफलता पाई है प्रचंड बहुमत के साथ, उसका क्या कारण था। तो इस बार शायद बीजेपी ने
अपने आप को एकदम जमीनी स्तर से जुड़ा, हर कार्यकर्ता उनका जमीनी स्तर से जुड़ा, लोगों के पास बीच संवाद करने में सफल रहा। सरकार की जो प्रेजेंट सरकार आम आदमी पार्टी की थी उसकी जो नाकामियां भी थी, भ्रष्टाचार जो भी हो, उनको जनता के बीच ले जाने में शायद वो सफल हुए। ठीक है, दूसरी बात, बीजेपी इसका पहले से प्लान कर रही थी इस चुनाव को जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव से ही वो एक्टिव हो गई थी इसके कि हम अपने जो मैन मुख्य कैंडिडेट थे उनको लोकसभा का टिकट नहीं देके उनको बता दिया था आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इस नेता के खिलाफ लड़ना है। तो उन्होंने वहीं से अपना जो प्रोग्राम है वो सेट किया और लोगों के बीच जाके अपनी जो कार्य नीति है, चाहे केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, उसकी तो उनके सामने पॉजिटिव पक्ष रखे और जो नेगेटिव पक्ष थे केजरीवाल सरकार के उनको भी जनता के बीच रखा। तो उसी में शायद वो सफल हुए। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बीजेपी की जीत की बहुत सारे कारण हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी जो है एक सभी स्तर पे चुनाव की तैयारी करती है, किसी भी क्षेत्र में कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती ताकि उसे बाद में ये लगे कि इसके कारण हम हार गए। हर संभव कोशिश करती है और हर स्तर पे करती है। हर नीचे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर के नेता होते हैं, सब लोग इसमें लगे होते हैं। तो इसमें यदि जीत की बात किया जाए कि बीजेपी की जीत की क्या वजह है, एक पहला वजह क्या है कि केजरीवाल खुद उनकी जीत की वजह है। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी या एनडीए कह ले, एनडीए गठबंधन के खिलाफ विरोधियों ने एक गठबंधन इंडिया अलायंस बनाया। ठीक है, इंडिया अलायंस ये गठबंधन कम था, ये एनडीए का विरोधी ज्यादा, विरोधी था। ये मुख्य मकसद ये था कि मोदी हटाओ गठबंधन आपकी। दूसरा, एक बीजेपी ने एकदम सही टाइम पे मास्टर स्ट्रोक खोला। ठीक है, एक्ट पे कमीशन को उन्होंने उजागर किया। पहले बात ये चल रही थी कि एक्ट पे कमीशन नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सही वक्त पे आके ये घोषणा की कि एक्ट पे कमीशन हम लाने जा रहे हैं। और उसी समय पे उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो टैक्स पेयर है उनकी लिमिट उन्होंने बढ़ाकर 12 लाख कर दी। जबकि केजरीवाल ने खुद एक बार ये अपील की थी कि अगर ये 10 लाख तक भी अगर फ्री हो जाए टैक्स से तो शायद मीडियम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ के इसको 12 लाख तक कर दिया। तो उनको वहां पे भी बैकफुट पे ले गए और बीजेपी का ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सरकारी कर्मचारियों के बीच में उसकी थोड़ी आस जग गई हो। सरकारी कर्मचारी जो टैक्स पेयर होता है जी, तो कई बार वो टैक्स पेयर अपने आप को बेचारा समझ लेता है। बेचारा समझने का कारण क्या है कि टैक्स मैं दे रहा हूँ, मुझे जो सरकारी सुविधाएं हैं आमतौर पर कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता है, और वो जो सरकारी सुविधा अक्सर क्या है निम्न मध्यम वर्गीयों को मिलता है, तो अपने आप को बेचारा महसूस करता है। तो एक ये चीज हुआ। और क्या है कि आम आदमी सोचता है कि ये टैक्स जो है दे तो हम रहे हैं, फायदा दूसरे को मिल रहा है, मजे कोई और ले रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है। सरकार को लग गया था कि जिनके बिना हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो उनके लिए पिटारा खोला सरकार ने इस बार। और दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ऐसे मध्यम वर्गीय जो टैक्स पेयर है उनकी संख्या ज्यादा है। और एक उम्मीद भी लगी लोगों को, उम्मीद भी लगी कि यहाँ पे डबल इंजन सरकार आपस में बनेगी, इनको मौका देते हैं। हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, इस बार हम बीजेपी को ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी उसने घोषणाएं की है। केंद्र में मोदी है, स्टेबल सरकार चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक अच्छा कैंडिडेट में उनको मिलेगा सीएम के रूप में, तो हो सकता है ये अच्छे काम करने में सफल हो, ठीक है। नहीं, अक्सर इसमें केजरीवाल भी कहते हैं केंद्र सरकार हमें ये काम नहीं करने दे रही थी, वो नहीं करने दे रही है, तो हो सकता है पब्लिक में क्या इमेज गया कि नहीं करने दे रही है, इसका मतलब बीजेपी आएगी तभी होगा। तो ठीक है, इस बार बीजेपी को दे देते हैं। तो ये बहाना देखने ये बहाना बीजेपी भी नहीं कर पाएगी कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। बिल्कुल, दोनों की आपस में सरकार है। और एक ये भी बात रही कि जैसे कई बार बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि जो कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं केजरीवाल ने जो चलाए, वो अक्सर हमेशा ये कहते थे कि यदि बीजेपी आगे, डराते थे आम जनता को कि बीजेपी आएगी तो बंद कर दी। लेकिन मोदी ने कहा कि जो भी केजरीवाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारी सरकार आने के बाद भी चलती रहेगी। तो भरोसा देता है। तो मोदी के नाम पे लोगों में भरोसा है, और लोगों ने अपना वोट के रूप में भरोसा दिखाया भी मोदी के बातों पे। और जो एक ये भी वजह है। तो आरएसएस का क्या योगदान रहा है इस बार बीजेपी को जिताने में? मनमुटाव आपस में बिल्कुल भले चलता रहता है, लेकिन चुनाव के वक्त दोनों एक हो जाते हैं और अच्छी आपस में सहयोग करते हैं। नहीं, देखिए, आरएसएस जो है वो बीजेपी की एक बैकबोन कहा जाता है। बिल्कुल कि ये जमीनी स्तर पे काम करती है।
ये अपने आप को ये भी नहीं दिखाती कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जी। लेकिन ये इसकी बैकबोन है, जमीनी स्तर पे काम करती है। और ये है आम लोगों के बीच में जाती है, वहां पर भी बोला जाता है कि सैकड़ों आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों के घरों में गए, झुग्गी झोपड़ियों में गए, उनकी बातों को सुना और ये बताया कि बीजेपी आपके लिए यदि आएगी तो क्या कर सकती है। इस केजरीवाल सरकार ने आप केवल ठगने का काम किया है, हम आपको सिर्फ फ्री की चीजें नहीं देगी, आपके विकास में आपके जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर उन लोगों में बताया, उन लोगों को बीच अपनी बात रखी। तो मोदी के बारे में लोगों ने ये सोचा है कि अभी मोदी का अस्तित्व थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन मोदी वो समुद्र के पानी है जिसका अगर आप पानी का स्तर कम होता तो अगर आप वहाँ किनारे पर घर बना लेंगे तो वो पानी है कि हम लौट के जरूर आएंगे। अब आप ये बताइए कि बीजेपी सीएम का चेहरा यहाँ पे किसको देखना चाह रही है? परवेश वर्मा जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया को पटकने दी इस चुनाव में, या फिर इस बार भी यहाँ पे दूसरे राज्य जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह कोई पर्ची निकलने वाली है, कोई पर्ची सरकार बनने वाली है? क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, आपने आमतौर पर हमेशा देखा कि बहुत से जगह पे जहाँ पे बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट नहीं करती है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे वो चुनाव मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है जी। तो जब बाद में सीएम चेहरे को प्रस्तुत करने की बात होती है तो कई बार वो ऐसा अचंभित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होता। तो ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात ना हो कि कोई भी अननोन चेहरे को दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किसको ये सिर पे ये ताज पहनने वाला है दिल्ली का। और ये था आज का विश्लेषण कुछ राजनीति का, जिसमें आम आदमी पार्टी की हार की वजह और जीत जो बीजेपी ने हासिल की प्रचंड बहुमत के साथ, उसकी जीतने की वजह क्या थी, हमने थोड़ा कुछ कोशिश किया। अगर आपको कुछ और नजर आ रहा तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।